ठीक है, तो हम अपना कल जो डिस्कस कर रहे थे सर, इन्वायरमेंट वेरिएबल के बारे में। करेक्ट। सो इन्वायरमेंट वेरिएबल जो हमने अपना थोड़ा बहुत कल जो डिस्कशन किया था, उसके अंदर क्या होता है इन्वायरमेंट वेरिएबल कि दिस वेरिएबल गिवन बाय सिस्टम। सिस्टम मतलब मेरा सॉफ्टवेयर, ये वेरिएबल सिस्टम हमें देता है। ठीक है, मतलब वेरिएबल की वैल्यू, दिस वेरिएबल वैल्यू इज गिवन बाय सिस्टम। बाकी जो हमारा है ना, जो हमारा लोकल और ग्लोबल वेरिएबल था, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, इसकी वैल्यू आपने देखा था कल हम खुद से सेट कर रहे थे ना। उसको यूज करने का डिफरेंट तरीका था, लेकिन द वैल्यू वी आर सेटिंग, राइट। कल हमने अपना लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू खुद से सेट किया था। सो लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल वैल्यू इज सेट और डिफाइंड बाय यूजर। इसकी वैल्यू हमेशा यूजर सेट करता है। और इन्वायरमेंट वेरिएबल की वैल्यू जो है, दैट्स व्हाई मैंने लिख दिया वेरिएबल का तो नाम यूजर ही देता है, लेकिन अब इन्वायरमेंट वेरिएबल वैल्यू जो आया हमारे पास, मतलब ये चीज देखो, अगर मैं बोल रहा हूं कि VAR इक्वल टू API, तो इसका मतलब हुआ कि दिस वैल्यू इज गिवन बाय, दिस इज द वैल्यू एंड दिस इज द वेरिएबल नेम। सो दिस नेम is given by the user in both the cases, local, global and environment variable। लेकिन इसके केस में ये वैल्यू भी यूजर ही सेट करता है कि वो कौन सी वैल्यू को लोकल रखेगा, कौन सी वैल्यू को ग्लोबल रखेगा, और उसका यूज करने का तरीका अपना है। बट इन्वायरमेंट वेरिएबल, ये वैल्यू वेरिएबल नेम तो यूजर ही देगा, लेकिन ये जो वैल्यू है ये हमें सिस्टम देगा। हम सिस्टम से उस वैल्यू को लेते हैं और उसे किसी वेरिएबल में जाके स्टोर करवा लेते हैं नाम में। करेक्ट। और इन्वायरमेंट वेरिएबल का यूज जो है, इसका यूज जो सबसे ज्यादा होता है फॉर एपीआई चेनिंग। सबसे ज्यादा इसका यूज एपीआई चेनिंग के केस में होता है। चेनिंग का मतलब क्या हो, चेन जैसे होता है, आपने देखा होगा, एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी हुई होती है, अगर एक को खींचेंगे तो दूसरा भी खींचेगा, तीसरा, चौथा, एंड द लास्ट दूसरे एंड तक वो चेन खींचा जाता है। करेक्ट। तो यहाँ पे भी हम चेनिंग के लिए ही इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। अब एक सिनारियो हम देखते हैं क्या है, जैसे मैं बैंकिंग एप्लीकेशन का लेता हूं यूज केस। बैंकिंग एप्लीकेशन, हम एक बैंकिंग एप्लीकेशन का यूज केस लेते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, अगर आप ध्यान दो। सो यूजर, सपोज करो कि आई वांट टू ट्रांसफर 1,000 रुपीज टू मयंक अकाउंट। मुझे एक मेरा ये यूज केस है कि मैं 1,000 रुपीज मयंक के अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहता हूँ। सो नाउ, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टेप होगा, पहला स्टेप हमारा क्या होगा, लॉग इन टू द बैंकिंग एप्लीकेशन। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, ऐड बेनिफिशियरी, ऐड मयंक अकाउंट एज बेनिफिशियरी। देन यहाँ पे एक सेकेंड, नेविगेट टू
add beneficiary and add Mayank's account to beneficiary, then submit the beneficiary detail, देन फिफ्थ जो कूलिंग पीरियड वगैरह उसका खत्म हो गया बैंक का, देन ट्रांस नेविगेट टू बेनिफिशियरी अगेन, टू बेनिफिशियरी जो हमारे केस में मयंक है, देन एंटर अमाउंट एंड सबमिट रिक्वेस्ट, करेक्ट। एंड हम लास्ट हम लॉग आउट कर देते हैं। हम इतने स्टेप्स लेंगे सर, करेक्ट। नाउ अब यहाँ पे देखो, कोई भी सिस्टम हमने पहले भी देखा था कि जब यूजर लॉगिन करता है तो क्या होता है, एक उसको टोकन मिलता है, करेक्ट। तो यहां से उसे टोकन मिलेगा, करेक्ट, यहां से उसे टोकन मिलेगा। नाउ यही टोकन आगे मुझे ये सारी एक्टिविटी करने में हेल्प करता है, बिकॉज हम हर बार अपना यूजर आईडी पासवर्ड तो भेज नहीं रहे हैं। तो मेरा बैंक का सर्वर कैसे समझेगा कि ये राहुल ही है जो नेविगेट कर रहा है। तो उस क्या होता है, ये टोकन, हम ऑलरेडी टोकन के बारे में मैंने आप लोग को बता रखा है, करेक्ट, रिमेंबर। सो जी सर, ये टोकन ब्राउजर में स्टोर होता है, ब्राउजर के कैश मेमोरी में। वो यूजर को नहीं दिखता है, ब्राउजर के कैश मेमोरी में स्टोर होता है। नाउ जब मैं नेविगेट कर रहा हूं, सो जहां जहां मैं नेविगेट कर रहा हूं, सो दीज आर माय रिक्वेस्ट, राइट। मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूं बैंक के सर्वर को, सो रिक्वेस्ट अपने साथ मेरा डेटा भी ले जाएगा एंड टोकन भी ले जाएगा, और इस टोकन से बैंक का सर्वर वैलिडेट करता है कि हाँ ये राहुल है। ना मैंने मयंक अकाउंट को बेनिफिशियरी को ऐड वहां पे डाला तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं कोई सबमिट नहीं कर रहा हूं। ना यहां पे मैं सबमिट कर रहा हूं, तो फिर मेरा जो मयंक का डेटा है, जो मयंक का डेटा है वो गया बैंक के पास। रिक्वेस्ट में हमारा क्या गया, डेटा विथ टोकन बैंक के सर्वर के पास गया ना, और उसके बाद सेव हो गया, कूलिंग पीरियड खत्म हुआ। अब फिर से मैं नेविगेट यहां कर रहा हूं, तो अब मेरा फिर से रिक्वेस्ट गया और विथ टोकन, और फाइनल मैं यहां पे अमाउंट डाल के जब सबमिट एक्टिविटी कर रहा हूं, अमाउंट डालने से मैं कुछ नहीं हो रहा है, जब सबमिट एक्टिविटी कर रहा हूं तो रिक्वेस्ट के साथ मेरा डेटा भी गया एंड टोकन भी गया। लॉग आउट कर रहे हैं तो मेरा टोकन के साथ सिर्फ रिक्वेस्ट गया, और टोकन को उसने बोला कि अच्छा इस टोकन जिस यूजर को हमने दिया था वो लॉग आउट कर रहा है, तो इसका सेशन वगैरह सब कुछ हमें किल करना है, एक्सपायर हो गया। करेक्ट, करेक्ट। तो अब देखो ये जो टोकन है जब लॉगिन किए थे तभी ये जनरेट हुआ, और ये सारी जगह वही टोकन काम कर रहा है ना, क्योंकि वो एक सेशन में बना हुआ है, करेक्ट। सो ये टोकन, ये जितनी बार मैं लॉगिन करूंगा हर बार नया टोकन जनरेट करेगा, जितनी बार मैं लॉगिन करूंगा हर बार नया टोकन जनरेट करेगा। और अगर मुझे इस कंप्लीट फ्लो को टेस्ट करना है, अगर मैं इस कंप्लीट फ्लो को टेस्ट करना चाहता हूं, तो कैसे टेस्ट करूंगा, मेरे पास जो एपीआई होगा, लॉगिन का एक एपीआई होगा, देन इसका मुझे मेरे पास यूआरएल होगा, इस यूआरएल के अंदर जो मैं रिक्वेस्ट, सिर्फ रिक्वेस्ट, सो दैट इज यूआरएल, और उस यूआरएल को मैं सेंड, मतलब क्या होगा, ऐड बेनिफिशियरी, नेविगेट कर लिया तो सिर्फ मेरे को यूआरएल होगा। देन जब मयंक अकाउंट को ऐड करूंगा, ऐड मयंक अकाउंट एज बेनिफिशियरी, तो यहाँ पे मैं डेटा सेंड कर रहा हूं, मतलब पोस्ट मेथड चला रहा हूं, करेक्ट। देन सबमिट कर रहा हूं तो भी मेरा पोस्ट मेथड चला। देन नेविगेट कर रहा हूं तो गेट मेथड चला मेरा,
देन अमाउंट सबमिट कर रहा हूं तो यहाँ पे पोस्ट मेथड चला। क्यों चल रहा है? क्योंकि एक मेरे ट्रांजैक्शन टेबल में जो मेरे बैंक के सर्वर का डेटाबेस का टेबल होगा उसमें कोई ट्रांजैक्शन टेबल होगा, तो मेरे अकाउंट में मेरे अकाउंट नंबर जो है उसमें एक ट्रांजैक्शन का रो ऐड होगा कि नहीं होगा, कि इसने 1000 रुपीज किसी को भेजा है तो वो हिस्ट्री में दिखाने के लिए रो में ऐड करेगा। तो ये जितने मेथड आपको हो रहे हैं इसमें देखो टोकन वही टोकन हम यूज कर रहे हैं। एंड ये कब हम करते हैं? एक टोकन बना, मैनुअल एंट्री अगर हम टोकन में कर करके करेंगे तो भी हम कर सकते हैं, बट क्यों? लेकिन उस केस में क्या होगा, मुझे जितनी बार मैं अगर इस सिनारियो को टेस्ट करूंगा तो हर बार मुझे मैनुअल एंट्री करनी पड़ेगी टोकन की, करेक्ट? और टोकन सिस्टम लॉगिन के केस में देगा तो ठीक है, एक जगह लाए, चलो मैं बोलता हूं कि एक वेरिएबल में मैं टोकन को स्टोर कर लिया, उसका नाम हम दे दिए। लेकिन ये एक प्रोसेस, अगर मैं बोलूं कि एक हमारा प्रोसेस 1 है, इस प्रोसेस 1 के अंदर मैं क्या कर रहा हूं कि एवरी टाइम आफ्टर लॉग इन टोकन मुझे मिल रहा है, टोकन एज रेस्पॉन्स, और इस टोकन को मैं हर बार अपने प्रोवाइड दिस टोकन इन एवरी स्टेप, हर स्टेप में जाके मैं उसे डालते जा रहा हूं कॉपी करके। दूसरा प्रोसेस मेरा क्या होगा कि चलो जी, इसे मैं लेता हूं सेकेंड प्रोसेस कि टोकन लॉगिन के बाद मिला, और इस टोकन को मैं सेव दिस एज, जो भी वेरिएबल हमें यूज करना है, ग्लोबल और लोकल वेरिएबल, एंड यूज दिस वेरिएबल एज टोकन इन एवरी स्टेप, करेक्ट? तो इस केस में चलो ये मैनुअल हर 7 स्टेप में मुझे करना है, ये 1 2 से लेके 7 तक, मतलब 6 स्टेप में मुझे ये काम करना पड़ रहा है। इस काम में मेरा 2 से 7 तक चलो, क्योंकि वेरिएबल बना दिया और उसको मैं यूज कर रहा हूं तो मुझे हर बार नहीं करना पड़ रहा है, थोड़ा सा हमें आराम मिला कि मुझे एक ही काम को 6 बार नहीं करना पड़ रहा है, वेरिएबल में स्टोर करवा दिए। लेकिन ये टोकन तो हर बार जनरेट होगा ना, ये टोकन तो हर बार जनरेट होगा। तो इस केस में मुझे अगर कुछ ऐसा हो कि भाई मुझे ये मैनुअली कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़े, ऑटोमेटिकली जो टोकन दे वो एक वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाए, सो दैट इज माय प्रोसेस 3। कि जो मेरे को टोकन मिले आफ्टर लॉग इन, टोकन एज रिस्पॉन्स, save this token in a variable and use that as environment variable। ऑटोमेटिकली मैं उसे सेट ऐसा कर दूं कि वो एज ए इन्वायरमेंट वेरिएबल की तरह यूज होने लगे। तो अब मेरा ये जो पहला स्टेप सेकेंड प्रोसेस में, मुझे ये काम से मैं बच गया, लेकिन ये काम के बाद मुझे कॉपी पेस्ट हमेशा करना पड़ेगा सेकेंड वाले प्रोसेस में। थर्ड में मैं बोल रहा हूं कि नहीं भाई, मैं एक बार रन करूं और वो पूरा प्रोसेस अपना कंप्लीट हो जाए, ऑटोमेटिकली जो भी रिस्पॉन्स में टोकन आए वो दूसरे रिक्वेस्ट में जो भी हमारा मेथड है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी अदर स्टेप्स है, ऑटोमेटिकली उसमें जाके स्टोर होते जाए, वो टोकन वही चला जाए जो लॉगिन में मुझे मिला है। तो इससे फायदा क्या हुआ? द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आई कैन रन ऑल मेथड इन
रनर, सारे मेथड को मैं रनर में रन कर सकता हूं एक बार में। प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 में मुझे इंडिविजुअली जाके रन करना पड़ेगा, और इस केस में मैं सारे मेथड को एक बार में रन करूंगा रनर के थ्रू, और मेरा पूरा फ्लो टेस्ट हो जाएगा, पूरा फ्लो टेस्ट हो जाएगा। तो इस केस में हम इन्वायरमेंट वेरिएबल का यूज करते हैं। क्या हो रहा है सर, चेनिंग हो रहा है ना इन सारे के बीच में, एक का टोकन दूसरे में, वही टोकन लॉगिन वाला स्टेप 1 का टोकन नेक्स्ट 6th स्टेप में जा रहा है, सब में जा रहा है, तो ये चेनिंग हुआ। ठीक है, मैं लॉग आउट कर गया, दोबारा से मैंने लॉगिन का मेथड रन किया, जो टोकन मिला ऑटोमेटिकली सब में चला गया, मुझे मैनुअली जाके नहीं करना पड़ रहा है। तो इस केस में मैं इन्वायरमेंट वेरिएबल का यूज करता हूं ना। इन्वायरमेंट वेरिएबल जब हम यूज करते हैं, तो जैसे मैंने अभी आपको कल हम देख रहे थे, गेट मैंने किया तो मेरे को ये पूरा रिस्पांस मिला। ठीक है, इसे मैं कॉपी करके यहां डालता हूं। आई रिसीव दिस जेसन रिस्पॉन्स, ये गेट का है, ऊपर लिख देता हूं मैं गेट। और दूसरा मेरा है कि मैं बोलता हूं कि ये पुट का है। ये है पुट का। सो नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, मैं चाहता हूं कि जिसका फर्स्ट नेम सपोज जॉर्ज का, मैं चाहता हूं ऑटोमेटिकली उसका जॉब यहाँ पे जैन रेसिडेंट है, लेट से मैं दे देता हूं ऑटोमेशन डेवलपर, उसका जॉब ऑटोमेशन डेवलपर ऑटोमेटिकली सेट कर दे। तो एक तरीका प्रोसेस 1 से है कि भाई यहाँ पे जाओ आप और जॉर्ज का नाम लिख दो, कॉपी पेस्ट करो। दूसरा तरीका है कि अच्छा, दूसरा अगर मुझे यूज करना है, लेट सपोज कि जेनेट का मुझे चेंज करना है, फिर तो जेनेट का फिर से यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। एक तो ये तरीका है, बट दिस इज अ लेंदी। अभी तो हमारे पास 4-5 है, चलो ठीक है, दैट इज फाइन। बट इन द रियल एनवायरनमेंट अगर ये मुझे कई कई बार करना पड़े, तो हम कैसे करते हैं, तो वहां पे हम इन्वायरमेंट वेरिएबल का यूज करते हैं कि इस मेथड का, ये गेट मेथड, ऑलवेज रिमेंबर गेट मेथड ही मुझे रिस्पॉन्स करेगा, रिस्पॉन्स में डेटा सेंड करेगा। पोस्ट, पुट, पैच, ये सब जो है मैसेज सेंड करेगा कि स्टेटस क्या हुआ, अपडेट हो गया नहीं हुआ, वट एवर। लेकिन डेटा मुझे जो शेयर करेगा, अच्छा वो भी डेटा है, लेकिन डेटा जो मुझे जेसन में शेयर करेगा, सेंड करेगा, वो ऑलवेज गेट मेथड ही करेगा। सो अब गेट मेथड मेरा चला, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि लेट सपोज मुझे जेनेट का चेंज करना है ऑटोमेशन डेवलपर। तो जेनेट मुझे कब मिल रहा है, गेट मेथड रन करने के बाद, करेक्ट। तो अगर जेनेट का चेंज करना है, तो मुझे जेनेट का एड्रेस पता होना चाहिए कि जेनेट है कहाँ। जैसे अगर मुझे आपको कोई कुरियर डिलीवर करना है, सो फर्स्ट आई नीड टू नो कि आपका एग्जैक्ट एड्रेस क्या है, तभी मैं वहां पे डिलीवर कर सकता हूं, करेक्ट। एग्जैक्ट एड्रेस पता होगा तभी मैं डिलीवर कर सकता हूं। द सेम वे हम इसका भी एग्जैक्ट एड्रेस निकालेंगे। लेकिन उसके पहले अब हम क्या करते हैं कि जब मेरा ये मेथड रन हुआ, गेट मेथड रन हुआ, ये मुझे रिस्पांस मिला, तो इस रिस्पांस को, पूरे रिस्पांस को एक वेरिएबल लेट से वी डेटा के अंदर मैं सेव कर दिया, पूरे रिस्पांस को, पूरा रिस्पांस सेव हो गया। एंड द सेम थिंग आई हैव डन वी डेटा के अंदर, इस पूरे जेसन रिस्पांस को मैंने सेव कर दिया। अब ये कोड क्या है, देखो, पोस्टमैन, ये जावा स्क्रिप्ट है, पोस्टमैन में जावा स्क्रिप्ट यूज होता है, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूं कि पोस्टमैन डॉट रिस्पॉन्स, दिस इज द रिस्पॉन्स।
रिस्पॉन्स किस फॉर्मेट में है? जेसन फॉर्मेट में है। सो मैं बोल रहा हूं वी डेटा वेरिएबल के अंदर पोस्टमैन का रिस्पॉन्स में जो मैसेज आया है जेसन के फॉर्मेट में, उसे जो भी डेटा है जेसन में, उसे रिस्पॉन्स का डेटा को सेव कर ले वी डेटा के अंदर। ठीक, क्लियर इतना? वी डेटा के अंदर मेरा ये सारा आकर सेव हो गया, दिस ऑल वैल्यूज। अब मेरा काम है कि मुझे इसका एड्रेस निकालना है। तो इसका एड्रेस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? नॉर्मली नॉर्मली क्या, यही हर कोई करता है, पूरा हम रिस्पॉन्स को कॉपी किए, इस पूरे रिस्पॉन्स को कॉपी कर लो, Ctrl+A+C, और हम ब्राउजर पे जाते हैं और यहां डालते हैं जेसन पाथ फाइंडर। ठीक है, जेसन का पाथ हमें निकालना है। नाउ इसे हटा, पेस्ट कर दो, जेसन का पाथ फाइंडर। अब देखो डेटा हमारा कहां से, हमें कहां से मतलब है? डेटा वाले नोड से, दिस इज कॉल्ड नोड। ठीक है, ये डेटा, ये सब एक एक नोड है। नोड का मतलब क्या होता है? जहां से आप ऐसे समझो, लेट मी शो यू। ठीक, जैसे ये 3 मान लेते हैं। सो दिस इज माई एक, ठीक है, हमारा एक लाइनिंग के, इस लाइन को आप ना भी समझो तो कोई दिक्कत नहीं, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस, ये सब एक साथ है। ठीक है, एक साथ है ऐसे। नाउ दिस इज कॉल्ड वन नोड, मतलब इस जगह से एक पूरा इंडिविजुअल निकला। दिस इज कॉल्ड अनदर नोड, दिस इज कॉल्ड अनदर नोड। अब इसके अंदर मान लो कोई ऐसे है फिर से, एंड यहां से ये आ रहा है, अनदर नोड हुआ। सो ये नोड भी, ये भी एक नोड है, लेकिन ये किसका है? इसका नोड है। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक, अगर मैं रियल टाइम एग्जांपल दूं तो मैं बोलता हूं दिस इज शाहनवाज, दिस इज राहुल, दिस इज मयंक्स फादर, एंड दिस इज मयंक। क्लियर? क्योंकि ये इससे रिलेटेड है। द सेम थिंग, अगर आप यहां देखो, ये हमारा सारा नोड है, पेज, पर पेज, टोटल पेजेस, डेटा, लेकिन डेटा के अंदर ये देखो, ये आ गया ना, फिर आ गया। सो दिस इज वन नोड। मेरी वैल्यू कहां पे है? इस डेटा नोड के अंदर है, करेक्ट? वैल्यू मेरे डेटा नोड के अंदर है। नाउ अब इधर हम पाथ का हमारे को दिखा रहा है, इधर तो जो मैंने पेस्ट किया है वो दिखा रहा है, यहाँ पे मेरा पाथ दिखा रहा है। तो डेटा नोड देखो आपको यहाँ दिख रहा है। नाउ क्लिक ऑन दिस। अच्छा, यहाँ 0 दिखा रहा है, लेकिन क्या 0 है डेटा के अंदर? मेरे पास कहीं पे भी 1 2 3 4 5 6 है, डेटा तो कहीं नहीं है, 0 तो कहीं नहीं है, करेक्ट? वाई इट इज शोइंग 0? और ये 0 1 2 3 4 5 तक दिखा रहा है, और मेरे पास यहाँ पे 6 तक है। ऐसा क्यों है? सो बेसिकली इस डेटा नोड के अंदर ये जो वैल्यू है ना, ये सारी वैल्यू 6 तक, देखो यहाँ पे करली ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रेसेस क्लोज हो गया, ये करली ब्रेसेस है, एंड दिस इज स्क्वायर ब्रेसेस। स्क्वायर ब्रेसेस से स्टार्ट हुआ था और इसका स्क्वायर ब्रेसेस यहाँ पे क्लोजिंग है उसका। सो जब भी आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सर, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो जेसन हो डेटा मैनेजमेंट के लिए, या जावा हो, या डॉट नेट हो, या पाइथन हो,
किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी आप ये सिंटैक्स देखो कि स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर एक से ज्यादा वैल्यू कॉमा सेपरेटेड है, एक से ज्यादा वैल्यू कॉमा सेपरेटेड है, सो ऑटोमेटिकली आप आंख बंद करके बोल सकते हो दैट इज एरे। वो डेटा का टाइप होता है एरे। एरे। ठीक। और एरे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। कैसे काम करता है एरे, ये देखो आप, ये मेमोरी में डेटा स्टोर होता है, ठीक है। और यहां मैं बोलता हूं लेट से डेटा डेटा सॉरी दिस मैं बोलता हूं 1 2 3 4, ठीक है। सो दिस इज, ये डेटा देखो स्क्वायर ब्रेसेस है ना, वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर है। अब इसका नाम आप जो भी देना चाहते हो, डेटा मैंने दे रखा है। सो इसके अंदर देखो 4 वैल्यू है एंड स्क्वायर ब्रेसेस है, सो ऑटोमेटिकली आप बोल सकते हो दिस इज, डेटा जो है वो एरे है। और मेमोरी में इसका एलोकेशन कैसे होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां पर होगा आपको 1, यहां पर होगा 2, यहां पे होगा 3, और इसमें होगा 4। ये हो गया उसका मेमोरी में एलोकेशन, ठीक है। एंड एरे जो होता है वो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम, जो उसका बेसिकली मेमोरी में उसकी इंडेक्सिंग करता है। सो इसका पोजीशन होगा 0, इसका पोजीशन होगा 1, इसका पोजीशन होगा 2, और इसका पोजीशन होगा 3, ठीक है। जो उसका पोजीशन होगा, मेमोरी में एलोकेशन वही वैल्यू होगा, लेकिन एरे जो पोजीशनिंग करता है वो ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। इसीलिए आप इसमें जब देखते हो तो यहाँ पे हमें 1 से स्टार्ट है, लेकिन ये 0 से स्टार्ट किया है। क्यों? क्योंकि ये एरे है, स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर है, और इसके अंदर टोटल 6 वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे 5 वैल्यू है। लेकिन अगर आप काउंट करो, 0 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 वैल्यू। सो दिस इज एन एरे। तो अब मुझे निकालना है, लेट सपोज जेनेट का। तो ये इसका मेमोरी में लोकेशन क्या है, 2, सेकंड पोजीशन, सेकंड है, लेकिन एरे में पोजीशन क्या है इसका सर, 1 है। 1, करेक्ट। 1 के अंदर अब फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम का मुझे एड्रेस निकालना है, तो फर्स्ट नेम पे क्लिक कर दो आप, एंड नाउ यू कैन सी द एड्रेस। डेटा 1, जो एरे की वैल्यू जिसकी पोजीशनिंग 1 है, और फर्स्ट नेम उसका निकल गया। सो दिस इज माय एड्रेस ऑफ फर्स्ट नेम, किसका, जेनेट का। जेनेट का। सो सेम यहां पे मैं पेस्ट कर देता हूं। ये जो नाम निकला, ये कहीं ना कहीं ये क्या है, एक वेरी, कुछ भी हो सकता है, जेनेट, राहुल, अमित, सुमित, कुछ भी हो सकता है, बट एटलीस्ट दैट इज अ वेरिएबल, करेक्ट। तो इस वेरिएबल को मैं स्टोर करवा देता हूं, फर्स्ट नेम एक वेरिएबल बना के उसके अंदर। सिंपल, मैं फर्स्ट नेम वेरिएबल के अंदर उसे स्टोर करवा देता हूं। और मेरा जो था, एक सेकेंड,
अब फर्स्ट नेम के अंदर क्या वैल्यू आया आप अगर देखना चाहते हो, सिंपली राइट कंसोल डॉट लॉग वी फर्स्ट नेम। तो मैं अभी आपको समझाता हूँ, तो एक सेकेंड। कंसोल में क्या करेगा, इस वैल्यू को प्रिंट करेगा। और क्या, अच्छा ये डेटा, इसको डेप्रिशिएट कर दिया। डेप्रिशिएट एट द रेट pm डॉट आइट्रेशन डेटा। सॉरी, हमारा ये वी डेटा के अंदर है ना सर, वी डेटा के अंदर से हमें निकालना है ना, वी डेटा के अंदर से डेटा वन निकालना है। राइट, वी डेटा क्यों लिया है सर, क्योंकि मेरा ये पूरा जो जेसन रिस्पॉन्स है ये वी डेटा में सेव है ना। तो वी डेटा में से मुझे फर्स्ट नेम निकालना है, तो उसका नोड का एड्रेस मैंने दे दिया वी डेटा। अब इस फर्स्ट नेम की वैल्यू मैं कंसोल में प्रिंट करवा के देखता हूं कि भाई मेरा जो एक्सपेक्टेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, वन जेनेट, तो जेनेट आ रहा है कि नहीं। सो लेट मी ओपन कंसोल, क्लियर, वी डेटा डेटा वन, ठीक है, सेंड। देखो जेनेट आ गया, आ गया। मतलब मेरा अभी तक मेरा स्क्रिप्ट सही काम कर रहा है। चलो अब इसे हम कमेंट कर देते हैं। अब यही डेटा जो वी फर्स्ट नेम में आया है, इसी चीज को मैं एक वेरिएबल में स्टोर करवा देता हूं। इसी चीज को मैं एक वेरिएबल में स्टोर करवा देता हूं। तो अब एक क्वेश्चन होता है कि यार इस, अच्छा पहले उसको हम करके देखते हैं, देन वी विल सी कि ऑल्टरनेट हम कर सकते हैं कि नहीं। सो नेक्स्ट अब मैं बोलता हूं कि पीएम डॉट इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट वेरिएबल के लिए होता है। ठीक है, देखो आपको ये दे भी रहा है, इसका अगर आप पढ़ो पीएम डॉट इन्वायरमेंट, इसका आप इन्वा ओह सॉरी, देखो इन्वायरमेंट वेरिएबल स्कोप, अरे यार वेरिएबल इन्वायरमेंट वेरिएबल स्कोप, ठीक है, प्रॉपर्टी वेरिएबल स्कोप, इसका आप कहीं पे भी आप इसको यूज कर सकते हो ना। अब मैं इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट कर रहा हूं, सेट इज अ मेथड जो मैं सेट कर रहा हूं। मैं एक दूसरा वेरिएबल बना रहा हूं, ई फर्स्ट नेम, एक दूसरा वेरिएबल बनाया, इसे डबल कोट्स में हम दे रहे हैं, ध्यान रखना ये सिंटेक्स। इसे एक दूसरा वेरिएबल मैंने बनाया ई फर्स्ट नेम, और मैं बोल रहा हूं इस ई फर्स्ट नेम की वैल्यू क्या कर दे, वो ये वाला कर दे, ये वाला कर दे, इसके पास जो भी वैल्यू मिले वो ई फर्स्ट नेम को दे दे। ठीक, अब ई फर्स्ट नेम को मैं प्रिंट करवाता हूं, सोल डॉट लॉग
इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। जेनेट आना चाहिए। अब क्या बोल रहा है, ई फर्स्ट नेम नॉट डिफाइंड। सर अभी जेनेट नहीं आएगा ना अभी। ये बोल रहा है ठीक है, आपने वेरिएबल को उसको वैल्यू तो दे दिया, लेकिन ये वेरिएबल किस टाइप का है आपने तो कुछ डिफाइन ही नहीं किया है, रेफरेंस एरर दे दिया। ई फर्स्ट नेम नॉट डिफाइंड। अच्छा, ई फर्स्ट नेम नॉट डिफाइंड। एक सेकेंड। कंसोल को मैं बंद करता हूँ, अभी देखते हैं, रुक जाओ। ये एरर क्यों आ रहा है? ओके, ई फर्स्ट नेम बी फर्स्ट नेम, ठीक है, बी फर्स्ट नेम हमने ई, ठीक है, ये हमारा डबल कोट्स में होगा एंड इससे देखो आ गया यहाँ पे एनवायरमेंट वेरिएबल के अंदर। दिख रहा है ना, ई फर्स्ट नेम मेरा एनवायरमेंट वेरिएबल के अंदर जेनेट आ गया जी सर। ना। अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, सब ब्रैकेट लगाना था बस, क्या? डबल कोट्स, वो पहले ठीक था, मैंने उसे हटा दिया था, ये डबल कोट्स। अब मैं 2 कर दिया इसे। नाउ 2 जब मैंने किया तो क्या आएगा, 3 वाला एम्मा ना, एम्मा आ गया। सो माय स्क्रिप्ट इज टिल हियर, इट इज वर्किंग फाइन। ना इस वेरिएबल की वैल्यू दिखा रहा है ना एम्मा, देखो एनवायरमेंट वेरिएबल ई फर्स्ट नेम इक्वल टू एम्मा। मतलब ये इन्वायरमेंट वेरिएबल को अगर मैं उठाकर इसमें डाल दूं, इसमें नहीं, पोस्ट कहाँ चला गया मेरा, पुट, इसको सेव नहीं किया था, ओह सॉरी, इसको सेव कर देता हूं मैं।
ये पुट मेथड था ना मेरा, क्या था यूआरएल उसका, res.in। ठीक है, अब नेम, मुझे उसी, इसको पहले सेव कर लेता हूं। हमारा क्या था नाम उसका, REQRES, MNOPQR। ये भी हमारा REQRES में सेव है ना, हाँ ठीक है। ठीक है, अब ये मेरा पुट मेथड था। अब मुझे क्या करना है सर, उस इसका मान लो मुझे चेंज करना है ऑटोमेशन डेवलपर, एंड नाम ही तो मुझे इसका चेंज करना है ना सर, एमा का मुझे चेंज करना है, क्योंकि इस रिक्वेस्ट में मैं नेम भेज सकता हूं पुट में, और नेम की जो वैल्यू है सर किसके अंदर आके स्टोर हो रही है, एमा की वैल्यू किस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है, फर्स्ट नेम के अंदर, ई फर्स्ट नेम इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है। सो नाउ मैं इसे उठा के, ये मेरा वेरिएबल है ना, वेरिएबल को कैसे यूज करते हैं, डबल कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड डबल कर्ली ब्रेसेस क्लोज, एंड बीच में हम उसकी वैल्यू डाल दिए। नाउ सेव इट। अब गेट मेथड में रन कर रहा हूं, दिस देन पुट मेथड रन किया, दिस मिसिंग, अच्छा इसमें एपीआई की नहीं दिया ना, एपीआई की हमारा पुट के लिए एपीआई की जरूरत होगी ना सर। एपीआई की मतलब टोकन, टोकन, यस, एपीआई की और टोकन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अभी मैं जब ये हम डिस्कस करेंगे ना ऑथराइजेशन, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा बियरर टोकन और एपीआई की में डिफरेंस क्या होता है। इसे हेडर में हमें पास करना है तो पुट में नहीं है, सॉरी, पुट के हेडर में नहीं है, हाँ नहीं है, वैल्यू इसका है दिस, सेव। अब मैं फिर से रन करता हूं गेट का एंड पुट का, देखो एमा का जॉब ऑटोमेशन डेवलपर चेंज कर दिया। नाउ अब ये दोनों हो गया, अब रनर के थ्रू हम रन करें, मुझे कौन सा रन करना है सर, गेट ऑल पेज, कौन सा था, गेट ऑल पेज है, ठीक है। ये मुझे नहीं रन करना है, मुझे ये नहीं रन करना है, ये नहीं रन करना है, सिर्फ ये दो मेथड रन करना है। नाउ रन, देखो हो गया, करेक्ट। जी नाउ अब एक चीज यहां देखो कि मेरा टेस्ट, आप टेक्निकल हो, यू कैन से दैट ओके 200 पास, 200 पास, चलो ठीक है, आप डेटाबेस में भी जाके चेक कर लिए कि हाँ सब कुछ सही हो रहा है, रिसोर्स में जाके आपने देख लिया कि हाँ उसका अपडेट हो गया एंड एवरीथिंग, आप टेक्निकल हो, दैट इज वेल एंड गुड, एंड आपने बता दिया कि ये पास हो गया। बट समझो कि एक अगर नॉन टेक्निकल पर्सन, सपोज सम मैनेजर्स, दे आर नॉट मच अवेयर अबाउट द पोस्टमैन कि कैसे काम करता है,
और आपने उनको बोला कि हाँ मेरा पास तो हो गया, तो एपीआई सही काम कर रहा है, तो वो बोलेंगे अच्छा तुम दिखाओ एक बार जरा रन करके। तो आपने रन करके दिखा दिया, बोला कि ये 200 पास। तो अब मान लो वो अगर नॉन टेक्निकल है, उसे नहीं आइडिया है, सपोज वो उन्होंने कभी काम नहीं किया अगर पोस्टमैन पे, या उन्हें सपोज वो पीपल मैनेजमेंट कर रहे हैं, उन्हें टेक्निकल, ही इज नॉट मच अवेयर लाइक यू। तो वो बोलेंगे अच्छा ये तुम बता रहे हो 200 पास है, लेकिन मैं एज ए एंड यूजर देख रहा हूं, तो मुझे तो यहाँ पास 0 दिखा रहा है। फेल नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, कोई टेस्ट स्किप नहीं किया है, अच्छी बात है, लेकिन तुम बोल रहे हो कि पास तो दोनों हो गया मेथड, लेकिन यहाँ तो 0 क्यों दिखा रहा है? एक दिखाना चाहिए ना पास हुआ मेरा तो, राइट? सो अब उन्हें हम कैसे बताएं कि नहीं ये मेरा टेस्ट पास हो गया, या ये मेरा मेथड सही काम कर रहा है? सो बेसिकली अगर आप ध्यान दो हमारे मेथड में क्या है, दिस इज माय इनपुट ना, ये मैं इनपुट दे रहा हूं ना, डेटा निकाले, सेट कर ले, यहां पे भी मैं इनपुट दे रहा हूं, करेक्ट? सो अगर आप देखो तो एवरीवेयर आई एम गिविंग द इनपुट, राइट? इनपुट मैं दे रहा हूं, और टेस्ट पास कब होता है? व्हेन द टेस्ट केस इज पास। कब होता है? सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन होता है सर, और दूसरा कोई कंडीशन नहीं होता। व्हेन एक्सपेक्टेड इक्वल टू क्या है? एक्चुअल। एक्चुअल रिजल्ट। करेक्ट, तभी होता है ना सर पास। जी। और एक्सपेक्टेड लाने के लिए हम कुछ इनपुट देते हैं, ट्रिगर करते हैं ना, एक्सपेक्टेड रिजल्ट आने के लिए कुछ ट्रिगर करते हैं, इनपुट देते हैं, तो इसके बेसिस पे हमारा कुछ एक्सपेक्टेशन है। और जब रियल टाइम में एप्लीकेशन पे जब हम रन करते हैं, तो ये दोनों आपस में कंपेयर करके हम बोलते हैं कि हाँ अगर दोनों मैच कर गया तो मेरा टेस्ट पास है। तो अब हम अपने मेथड में आप देखो, हम हर जगह इनपुट दे रहे हैं, बट वेयर इज माय एक्सपेक्टेड? एक्चुअल तो आ रहा है, मैंने मेथड रन किया 200 आ गया, दिस इज एक्चुअल, दिस इज एक्चुअल। यहाँ पे भी पुट मैं रन कर रहा हूँ, ये 200 आ गया, दिस इज एक्चुअल। बट वेयर इज माय एक्सपेक्टेड रिजल्ट? एक्सपेक्टेड तो हमने असाइन ही नहीं किया, करेक्ट? तो एक्सपेक्टेड देने के लिए हम क्या करते हैं, आप जाओ यहाँ पे, एंड नाउ आप यहाँ पर, हाँ सॉरी ये नीचे अब आ गया, पहले इधर आता था। ये स्निपेट देख रहे हो ना आप, स्निपेट? जी सर। और यू नो दैट कि एक्सपेक्टेड मैं एक चीज पास करता हूं कि भाई अगर मेरा मेथड सक्सेसफुल हुआ गेट वाला, तो 200 का मुझे रिजल्ट देगा, रिस्पॉन्स कोड 200 आएगा, करेक्ट? हमें एक चीज पता है कि गेट मैं कर रहा हूं, सो रिस्पॉन्स कोड 200 आना चाहिए अगर मेरे को रिजल्ट आ रहा है। और अगर मैं गेट के अलावा लेट से मैं पुट भी कर रहा हूं, तो मुझे क्या आना चाहिए सर? रिस्पॉन्स कोड 200 आना चाहिए। ये आप टेक्निकली आपको पता है, चलो अच्छी बात है। तो अब आप स्नीपेट पे चले जाओ, एंड दिखा रहा है ये स्टेटस कोड 200, क्लिक ऑन दिस, दिस इज योर एक्सपेक्टेशन। क्या बोल रहा है? पीएम पोस्टमैन स्टेटस कोड 200, ये सिंपली ये एज इट इज, क्योंकि ये डबल कोट्स में है तो ये एक कमेंट टाइप से प्रिंट करेगा ना। ये फंक्शन कॉल कर रहा है क्या, कि पीएम डॉट रिस्पॉन्स डॉट टू हैव स्टेटस 200,
अगर स्टेटस 200 है तो मेरा टेस्ट पास हो। नाउ सेम थिंग आई एम गोइंग टू यूज इन दिस स्क्रिप्ट के अंदर एंड स्निपेट 200 हमने लगा दिया। अब दोनों जगह देखो मैंने एक एक चेक पॉइंट लगाया। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज चेक पॉइंट, कि अगर मेरा एक्सपेक्टेड जो मैं लिख रहा हूं, सो दिस इज माय चेक पॉइंट। सो यहां पे एक लगाया, एक यहां पे लगाया, दो चेक पॉइंट लगाए मैंने। अब मैं रन कर रहा हूं, रनर के थ्रू ही रन करते हैं। गेट ऑल पेजेस, दिस दोनों को रन करना है। नाउ रन, देखो पास पास। अब यहाँ पे भी पास आ गया ना, दो। दो क्यों आया? क्योंकि एक चेक पॉइंट इसमें लगाया था, एक चेक पॉइंट इसमें लगाया था स्टेटस कोड का। आप चाहो तो दूसरा भी लगा सकते हो। लेट्स से कि मैं इसमें एक दूसरा चेक पॉइंट लगाता हूं, क्योंकि नेम ये जो आ रहा है जेसन, जेसन इज कमिंग, रिस्पॉन्स में आ रहा है ना कि अपडेट कर दिया। तो मैं दूसरा चेक पॉइंट इस पे लगा देता हूं कि रिस्पॉन्स बॉडी जेसन वैल्यू चेक। जेसन वैल्यू का छोड़ दो, इसमें आप फिर कंफ्यूज हो गए। लेट मी डू दिस। रिस्पॉन्स का हेडर का मैं लगा देता हूं कि इसके अंदर जो हेडर है, बाकी आप करके देखना, उसमें हेडर में कंटेंट टाइप है कि नहीं। दिस कंटेंट टाइप, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट कि हेडर, कि आपको दोनों जगह हेडर आता है। रिक्वेस्ट वाले में भी हेडर आएगा, रिस्पॉन्स में भी हेडर आएगा, और दोनों जगह रिक्वेस्ट वाले में होना ही चाहिए और रिस्पॉन्स वाले में होना ही चाहिए हेडर कंटेंट टाइप। सो कंटेंट टाइप पे मैं लगा देता हूं कि रिस्पॉन्स टू हैव हेडर कंटेंट टाइप। इसके अंदर हेडर है कि नहीं, कंटेंट टाइप, हेडर के अंदर कंटेंट टाइप है कि नहीं, ये चेक करेगा। तो अब इसके अंदर कितने मैंने चेक पॉइंट लगा दिए? दो। इसके अंदर एक। तो जब मैं रन करूंगा तो मुझे, और इसे सेव करना मत भूलना, जब मैं रन करूंगा तो मुझे कितना देगा? टेस्ट का स्टेटस मुझे कितना देगा? कितना पहले दो पास दिखाया था, अब कितना दिखाएगा? तीन, क्योंकि तीन चेक पॉइंट अब मैंने लगा दिया। राइट ना। अब इसको थोड़ा हम एरर जनरेट करते हैं। सपोज मैं बोलता हूं कि पुट में रिस्पॉन्स कोड मैं 400 देखना चाहता हूं या 201 देखना चाहता हूं, कुछ भी। 200 तो पास ही होगा, सो मैं कुछ और देखना चाहता हूं। इसे कमेंट है तो इसे रहने देते हैं। नाउ अब इसे सेव करके अगेन रनर के थ्रू हम रन करते हैं। तो क्या होगा? मेरा एक पास, दो पास और एक फेल दिखाना चाहिए, करेक्ट? देखो, दो पास एक फेल। गेट वाला 200 आ गया, फेल वाला क्या बोला? स्टेटस कोड 200 होना चाहिए और असर्शन फेल हो गया। एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स टू हैव स्टेटस कोड 201 बट गॉट 200। एक्सपेक्ट, ये क्या बोल रहा है? अच्छा हाँ, 201 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पुट के अंदर मैंने क्या बोला है? 201 होना चाहिए ना, राइट? सो दिस assertion got failed, कंटेंट टाइप प्रेजेंट है। क्लियर? एनवायरमेंट वेरिएबल कैसे यूज करते हैं और एक्सपेक्टेड वैल्यू हम कैसे असाइन करते हैं? सर अभी थोड़ा थोड़ा ही समझ में आ रहा है आज की क्लास तो। ओके, जस्ट अ सेकेंड। कल तक तो सब समझ में आ रहा था अच्छे से, आज